हेलो दोस्तों, आज हम लोग गए हुए थे बैंक ऑफ बड़ौदा में पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए। सीधे बैंक में जाकर के अप्लाई करने के लिए हम लोग ने सोची हुई थी। तो बैंक हम लोग जाते हैं और अंदर हम लोग सीधे मैनेजर से अपने बात करने लगते हैं जाकर के। तो हम लोग को पता चलता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में पर्सनल लोन के लिए क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उन्होंने हम लोग को सारी ही जानकारी बता दी थी। हालांकि उन्होंने हम लोग को वीडियो बनाने की परमिशन तो नहीं दी थी, लेकिन तब भी हम लोग ने थोड़ी मोटी छोटी मोटी क्लिप्स बना ली थी, जिससे आपको भरोसा हो कि हम लोग ने पर्सनल लोन के बारे में उनसे बात करी हुई है। और उन्होंने हम लोग को जो जो डिटेल्स बताई वो हम लोग सारी आज आप लोग को बताने वाले हैं। हालांकि उन्होंने हम लोग के साथ कोई भी पॉडकास्ट करने के लिए भी रेडी नहीं हुई थी, लेकिन हमने आपके लिए, क्योंकि आपको भाई बैंक के अंदर पर्सनल लोन जाकर के अप्लाई करने में थोड़ा डर लगता है, तो उसको हम लोग को ने देखते हुए हम लोग ने एक ये डिसीजन बनाया हुआ है कि हम लोग बैंक में जा करके उनसे पर्सनली कि प्रेजेंट समय में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है और लोन अप्लाई कैसे होता है, वो सारी चीजों के ऊपर हम लोग ने बात करा हुआ है। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जेन्युइन होने वाली, तो आपको विश्वास नहीं होता है तो प्लीज यार आप इस वीडियो को पूरा देखना। हम लोग सारी चीजें आप लोग को समझाएंगे, जो हम लोग ने मैनेजर से सीखा वो आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग जानेंगे कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में पर्सनल लोन अप्लाई करने जा रहे हो तो क्या क्या आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, और साथ ही साथ आपको कितना पर्सनल लोन बैंक ऑफ बड़ौदा प्रोवाइड करता है। और ये भी जानेंगे कि आपकी अगर आप 5 लाख या 6 लाख का पर्सनल लोन लेंगे तो आपकी मंथली किस्त कितनी जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, और आप एलिजिबल कब होते हो बैंक ऑफ बड़ौदा पे पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए, आपकी एज क्या होनी चाहिए, सब कुछ, आप रेसिडेंस कहां के होने चाहिए, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा पे अकाउंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो सारी चीजें आज हम लोग बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे अभी हम लोग पहले बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है ये कई सारी रीजंस पर चलता है, कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के एम्प्लॉय हैं कि नहीं है, और या आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर में कोई जॉब करते हैं तो उनके लिए अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होता है। तो कई सारे डिफरेंट यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहे होते हैं। हालांकि अगर हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा में एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो कितने परसेंट से लेकर के कितने परसेंट तक का चलता है, तो वो चल रहा है 11% से लेकर के 16% या 17% तक का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, जो कि हम लोग को मैनेजर साहब ने बताया। और ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, आपको 18% भी लगा सकते हैं, 22% भी लगा सकते हैं। अगर आपकी बैंक में थोड़ी जान पहचान है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम भी लग जाएगा, बट जो स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट की है वो 11% से ही है। 11-12% से आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है। एज पर आपके सिविल स्कोर पर फिर डिपेंड करता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से कोई जॉब ऑफ करते हैं तो थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको किफायती देखने को मिल जाएगी, आप वहां से अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा आपको कम मिलेगा देखने को। ठीक है, तो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में है तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में है या किसान है या फार्मर है या बिजनेस ओनर है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए ज्यादा ही लगने वाला है। ठीक है, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो अब हम लोग बात करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को पता चल गया है। अब हम लोग थोड़ी फीस एंड चार्जेस के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ फीस एंड चार्जेस भी हम लोग को लगने वाले हैं। तो अगर हम लोग प्रोसेसिंग फीस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय में थोड़ा आपको भाई बेनिफिट देखने को मिलता है। हालांकि आपको 1% ऑफ द प्रोसेसिंग फीस लगेगी। मान लीजिए कि अगर आपने बैंक से 5 लाख का पर्सनल लोन लिया, उस पर आपको 1% प्रोसेसिंग फीस या 2% प्रोसेसिंग फीस आपकी लगेगी। ठीक है, अगर आपको मिनिमम प्रोसेसिंग फीस जो लगेगी वो 1,000 रुपये लगेगी, जो मैक्सिमम प्रोसेसिंग फीस लगेगी वो 10,000 रुपये प्लस जीएसटी लगेगी। ठीक है, 1,000 रुपये प्लस जीएसटी और 10,000 रुपये प्लस जीएसटी आपको प्रोसेसिंग फीस देनी ही पड़ेगी। अगर आप कोई कितना भी लोन लेते हैं, मान लीजिए 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, कितना भी लोन लेते हैं तो इतनी प्रोसेसिंग फीस तो आपको मिनिमम मैक्सिमम देनी ही पड़ेगी। हालांकि अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि कितना बैंक में लोन आपको मिलता है। यहाँ पे 20 लाख तक का आप लोन अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 20 लाख के आप लोन अप्लाई कर सकते हो, और कितनी आपकी एज होनी चाहिए उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी सेक्शन के ऊपर आते हैं, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी सेक्शन में आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप आपका गवर्नमेंट भी हो सकता है, और यहाँ पे आप प्राइवेट सेक्टर में कोई कंपनी में, पब्लिक सेक्टर में, ज्वाइंट सेक्टर में कोई एमएनसी कंपनी में काम करते हैं, और उसके साथ साथ आपके एक 1 ईयर का आपका मतलब कि विथ एक्सपीरियंस होना चाहिए, सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, ट्रस्ट लिमिटेड लाइबिलिटीज और पार्टनरशिप विद द मिनिमम कंडीशन सर्विस फॉर 1 ईयर। आपकी 1 ईयर की विद द कंडीशन सर्विस हो गई हो, कंप्लीट हो गई हो, 1 साल का लगभग आपको काम करते हो गया होना चाहिए।
चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इंश्योरेंस एजेंट डूइंग द बिजनेस फॉर द मिनिमम फॉर एट लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है। जो लोग बिजनेस ओनर हैं उनको 2 साल लमसम हो गया हो एक कोई बिजनेस रन करते हुए, तभी आप लोग यहाँ पे आसानी से आप अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी के फॉर्म है। और आपकी जो एज होनी चाहिए वो एज होनी चाहिए 21 साल से 60 साल की एज आपकी भी मिनिमम होनी चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ है 21 साल से लेकर के मैक्सिमम आपकी अब डिपेंड करती है 21 साल तो मिनिमम एज होनी चाहिए। 21 साल के बाद ही आप बैंक ऑफ बड़ौदा में लोन अप्लाई कर सकते हो। और सैलराइड पर्सन एज द बरोज द, ठीक है। अगर तो आप सैलराइड पर्सन हो तो आपकी 60 साल तक एज होनी चाहिए। अगर आप नॉन सैलराइड हो, ठीक है, बिजनेस पर्पज से आते हो तो आपकी 65 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। तो 21 से 65 के बीच में हो तो आसानी से आप लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बिजनेस तो भाई आप 60 के बाद भी 2 साल में खोल करके अपना दिखा दोगे कि हम बिजनेस ओनर हैं और आप अप्लाई कर लोगे। तो ये बेनिफिट्स कुछ होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस पर्पज विद द वन, देखो 1 ईयर स्टेबिलिटी आपको यहाँ पे साफ साफ शो हो रही है। और स्टाफ मेंबर ऑफ एनआरआई पीओआई आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। अगर आप स्टाफ मेंबर हैं और एनआरआई पीओआई हो और आपको उसके लिए देखो पर्सनल लोन नॉट एलिजिबल है, साफ साफ इन्होंने यहाँ पे सबमिट किया हुआ है और आपको लिख करके दे रहे हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे नीचे और आते हैं तो यहाँ पे क्वांटम ऑफ फाइनेंस की बात करी जाती है कि कितना लोन यहाँ पे मिलता है और मिनिमम कितना लोन आप अप्लाई कर सकते हो। तो मिनिमम लोन की बात करें तो 1 लाख है और मैक्सिमम लोन की बात करते हैं तो 1 लाख है और मैक्सिमम लोन की बात करते हैं तो 20 लाख तक का आप लोग लोन यहाँ पे ले सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ी फीस एंड चार्जेस की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो पेनल इंटरेस्ट आपको 2% के पेनल्टी इंटरेस्ट लगता है अगर आपने कभी भी जो आपकी EMI है वो लेट कर दी, ठीक है। तो उस पर आपको 2% ऑफ द आपको प्रोसेसिंग, मतलब कि 2% आपको चार्जेस लग सकता है। प्रोसेसिंग फीस की अभी हम लोग ने बात करी कि 1% ऑफ द प्रोसेसिंग फीस आपको लगेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें बैंक के मैनेजर ने आपको शो करके देखी और आपको साइड बाय साइड आपको देखो उनकी वेबसाइट पर जो डिटेल्स लिखी हुई हैं उनको भी आपको दिखाते जा रहे हैं, जिससे आपको चीज़ें कंफर्म हो जाएगी। मैनेजर जो बताता है वो सही ही बताएगा। अगर देखो अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो बहुत सारी बैंक होती हैं बट आपको थोड़ा झिकझिक होता है। अगर आपका कोई रिश्तेदार या आपके रिलेशनशिप में अगर कोई इंसान आपके बैंक में होगा ना तो आपको लोन थोड़ा बहुत ही जल्दी एलिजिबल हो जाता है। ये सच्चाई है हर बैंक की, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग नीचे आते हैं तो और भी क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो नीचे आते हैं तो स्पेसिफिक गाइडेंस ऑफ द एलिजिबिलिटी के ऊपर हम लोग के ऊपर यहाँ पे बात करी गई हुई है। तो इसकी हम लोग को कोई दिक्कत, इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा डॉक्यूमेंट सेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट सेक्शन लगते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो लोन तो आपके पास देख सकते हो अब देखो कंप्लीट फिल द लोन एप्लीकेशन विद द 3 पासपोर्ट साइज फोटोज आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे 3 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 135 गिवन डिटेल्स एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द एप्लीकेशन, बैंक स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 6 मंथ एंड अपडेट पासबुक आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे आपको देख सकते हो बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का होना चाहिए और अपडेटेड पासबुक होना चाहिए आपके पास। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए आप क्या क्या दे सकते हो, वैलिड पासपोर्ट दे सकते हो, वोटर ID दे सकते हो, यहाँ तक कि ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हो, ठीक है। तो आपके डॉक्यूमेंट सेक्शन में मैम ने जो बताया हुआ था हमें कि आपको कुछ ज़्यादा नहीं देना पड़ता, बट आपके पास जो चीज़ हो वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए जितनी जैसे चाहिए। जैसे आपके प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए चाहिए तो आपको पास ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड और कुछ ये सारी चीज़ें आपके पास फिक्स होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो भाई वो रिन्यू नहीं है तो कुछ भी, अगर आपका ये सारी चीज़ें कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम होंगी तो आपका पर्सनल लोन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप चाहे लाख रिलेशनशिप में आते हो, ठीक है। तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा हम आते हैं तो यहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हुई हैं कि आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आप क्या क्या दे सकते हो। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, वैलिड इंडियन पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो। देखो हमने बात करी है जा करके तो हमें पता चला है। और आप भी ऐसे बिना डरे हुए, आपके आसपास में कोई बैंक है तो वहाँ के जाकर के अगर आपका उस बैंक में अकाउंट है तो आप लोग डेफिनेटली आप जाइए अपने बैंक के पास में जाइए। और देखो एक चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, आप लोग किसी भी ब्रांच में चले जाते हो, जिस ब्रांच में आपने अकाउंट ओपन करवाया है उसी ब्रांच
ब्रांच में जाइए तो आसानी से आपके सॉल्यूशंस आपके मिल जाएंगे। ये चीज़ हम लोगों ने जा करके पता करी, क्योंकि हम लोग कोई भी ब्रांच में चले जाते थे और कहते थे कि हमको पर्सनल लोन चाहिए, फिर वो हम लोग भगा देते थे, कोई हम लोग का उसका रीज़न नहीं निकलता था, कोई बेनिफिट नहीं निकलता, तो बस वो कुछ हम लोग को गाइडेंस दे देते गए थे कि इस ब्रांच में जाएंगे तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, ये बेनिफिट मिल जाएगा। बट आपका जिस ब्रांच से आपने अपना अकाउंट ओपन कराया है उसी ब्रांच से आप अपना लोन अप्लाई करें, अदरवाइज नहीं तो आपको वो तुरंत ही भगा देंगे, क्योंकि वो गाइडेंस के खिलाफ है। आप किसी दूसरे ब्रांच का इंसान को आप दूसरे ब्रांच में ले जा करके आप तभी जा सकते हैं कि आपकी जो मेन ब्रांच है वो या बंद है, किसी इशू के कारण उन्होंने खुद भेजा है कि आप इस ब्रांच में जाकर के संपर्क कर लें, ठीक है, तो तभी आप लोग ये चीज़ें कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट सेक्शन में देखो सैलराइड पर्सन है तो उसके लिए क्या क्या लगेगा, ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। सैलराइड पर्सन है, लास्ट 3 मंथ की आपको सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी। यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी। स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट लास्ट 6 मंथ ऑफ अवर बैंक, ठीक है, तो 6 मंथ की लास्ट स्टेटमेंट दे सकते हो। सैलरीड इंडिविजुअल को 3 मंथ सैलरी स्लिप दे सकता है, ठीक है, तो ये चीज़ें आप आसानी से कवर अप कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, इफ द अप्लीकांट इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फॉर लास्ट 1 ईयर्स, ठीक है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप लोग को इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 1 ईयर्स का भी आप ले सकते हैं एप्लीकेशन 26 AS के टैक्स के साथ, और बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस का भी आप दिखा सकते हैं 1 ईयर का, ठीक है। बिजनेस प्रूफ के लिए आप देख सकते हैं गोमस्ता लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन, और भी कुछ आप लगा सकते हैं। IT असेसमेंट दिखा सकते हैं, क्लियरनेस सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, इनकम टैक्स दिखा सकते हैं, इनकम टैक्स चालान जो होता है आपके पास, TDS सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, फॉर्म 60A दिखा सकते हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट टाइप दिखाया जाता है कि हमने इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, और फॉर्म 6226 AS फॉर इनकम डिक्लेयर्ड ITR दिखा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, तो आपके पास इतनी चीज़ें होंगी तो आसानी से आपका लोन अप्लाई हो जाएगा, आपको कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि अपने EMI कैलकुलेटर पर चल लेते हैं, और EMI कैलकुलेटर पे हम लोग जाने के बाद ये चीज़ें मैं आपको, देखो बैंक में सारी चीज़ें पूछने के बाद फिर मैं आपको ये चीज़ें घर आने के बाद एक वीडियो के फॉर्म से आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अगर पता चल जाती हैं तो आपको बेनिफिट ही होता है यार, ठीक है। इतनी मेहनत अगर मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपके जो भी मन में सवाल होते हैं वो आप कमेंट करिए, तो हम लोग बैंक में जा करके उन सवालों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और डिस्कस करके उनके क्या जवाब आते हैं, और उसके बाद हम फिर से वीडियो आपके लिए लेके आ जाएंगे। तो आपके जो भी मन में क्वेश्चन आते हो कि भाई बैंक में हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जा करके, उसके बाद हमें बताएं, ठीक है। और उसके लिए हम लोग जो मेहनत करते हैं उस मेहनत का आपसे हम केवल थोड़ा सा हिस्सा मांग रहे हैं, थोड़ा सा प्यार मांग रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें अपनी प्रॉब्लम्स को, और हम लोग वीडियो आपके लिए लेकर के आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, हम इस EMI कैलकुलेटर की लिंक आपको सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें जाने के बाद आपको बेनिफिट क्या होगा कि आप लोन लेने से पहले ही आपको पता होगा कि आपकी EMI कितनी जा रही होगी, आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आपकी EMI जा रही है कि नहीं जा रही, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो बड़े बेनिफिट होते हैं इन सारी चीज़ों के। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग EMI पे तो आ गए हैं, तो यहाँ पे हम लोग को पर्सनल लोन अमाउंट डालना होता है। देखो सारी चीज़ें पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को पर्सनल लोन अमाउंट डालना होता है, इंटरेस्ट रेट डालना होता है, लोन टेन्योर डालना होता है। तो अब ये चीज़ें आपको क्या होती है वो भी बता दें। पर्सनल लोन अमाउंट, जितना आपको लोन अमाउंट चाहिए, मान लीजिए 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक का बैंक ऑफ बड़ौदा में लोन अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि कोई इतना बड़ा लोन अमाउंट लेता नहीं है, बट हम लोग मान लेते हैं कि 10 लाख, अगर आप 5 लाख या 6 लाख का लोन की ज़रूरत आपको पड़ रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो होता है जो कि आपको सिविल स्कोर पर, आपके बिहार पर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा होता है। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12%, 11.65% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ता चला जाता है एज पर आपके सिविल स्कोर पर। कभी 11% नहीं लगता, कभी 13%, 14%, ऐसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट चलते हैं, ठीक है। अब लोन टेन्योर कितने साल के लिए बैंक लोन प्रोवाइड करती है, तो 5 साल के लिए मिनिमम बैंक लोन प्रोवाइड करती। कोई बैंक होती हैं जो 6 साल 7 साल ले जाती हैं, लाइक SBI, ठीक है। तो ये सारे बैंक थोड़े आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद अब आपको ये चीज़ें तो पता चल गई कि क्या क्या डालना है। अब हम लोग जल्दी जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम लोग ने डाल दिया भाई 5 लाख का लोन अमाउंट चाहिए, तो हम लोग ने इसको स्लाइडिंग से कर दिया। अब यहाँ पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया 13% के, थोड़ा ऊपर ले लेता है 13% to 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए अगर आपका सिविल स्कोर नहीं बना हुआ है, जनरेट नहीं हुआ है, आपने कभी सिविल स्कोर बनाया है ही नहीं है, तो वो जरूर बनवा लीजिएगा। उसके ऊपर अगर आपको
आपको नहीं पता है कैसे सिविल स्कोर कैसे क्या होता है तो कमेंट कर देना, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप ही को दिक्कत होगी, हमें कुछ दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, हमें तो बताना समझाना मेरा फ़र्ज है और आपको उस चीज़ का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे लोन टेन्योर की बात करते हैं तो हम लोग ने 5 लाख का लोन सीधे 5 सालों के लिए लेकर के देख लेते हैं, जो कि अगर हम यहाँ पे मंथ वाइज सेलेक्ट करते हैं तो 60 महीने होते हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। तो हम लोग 5 सालों के लिए करके देखते हैं। अब यहाँ पर जो हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देखो, हम लोग का जो ईएमआई बन के आई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोन की जो ईएमआई है वो 11,441 रुपये हम लोग की मंथली ईएमआई बन के आई है। 5 लाख के अमाउंट पर 5 सालों पर 13.25% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि टोटल जो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो देना पड़ रहा है 1,86,438 रुपये देना पड़ रहा है। टोटल जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो 6,86,438 रुपये लग रहा है। ठीक है, तो ये आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है और टोटल ब्याज लग रहा है 5 सालों पे 5 लाख के अमाउंट पर। अभी इस ब्याज को हम लोग कम कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कि 11,000 हम लोग कब जा रहा है तो हम लोग 15,000 तक घसीट सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने 2 साल कम कर दिए तो ये हम लोग का बन गया 16,907 रुपये बना। अब इस पर ब्याज कितना लग रहा है 1,08,681 रुपये। तो ब्याज हम लोग का कितना कम हो गया भाई, कहीं 1,80,000 92,000 ऐसे जा रहा था। ठीक है, अब हम लोग को टोटल जो पेमेंट करनी पड़ेगी वो 6,08,681 रुपये करनी पड़ेगी। तो 6 लाख टोटल हमको करनी पड़ेगी। हर महीने की मंथली हम लोग की किस्त कितनी जाएगी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी। तो देखो यहाँ पे आपको हर महीने की किस्त पता चल रही है कि भाई हम लोग की हर महीने की किस्त 11,338 रुपये बनेगी, 787 रुपये बनेगी, कुछ ऐसे ही हम लोग की किस्त बनेगी। बट अब आपको कितना उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, कितना प्रिंसिपल अमाउंट लग रहा है वो आपको पता चल जाएगा। तो हर ईयर की आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी, जिसको आप प्रिंट भी करवा सकते हो मेरे भाई। इसको यहाँ से आसानी से प्रिंट करवा सकते हो और आपको पता चल रहा है कि इतनी मेरी किस्त बन रही है, इतना मेरा सब कुछ जा रहा है। और उसके बाद आप इसको प्रिंट आउट करवा के डॉक्यूमेंट सेक्शन में मेंशन भी कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए। तो हालांकि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम समझ में आई हो कमेंट करना, हम लोग बैंक में जाकर के डिटेल्स आपको दे देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।